Welcome back everyone. I'm Vatsal Mehta and today we'll be continuing the topic that we started. That is, we'll be classifying and you'll be studying deeply about scikit-learn. So I have introduced to scikit-learn. Now we were here. I will start and continue from this. See, the types of learning algorithms in scikit-learn. There are four types of basically bifurcations: supervised, unsupervised, semi-supervised, and the fourth one, reinforcement. Now, what each of them means, what are their use cases, we'll learn about it all. We'll start with supervised learning algorithm and then move on to unsupervised learning algorithm. Now, I won't be giving you much briefing about semi-supervised and reinforced learning. We'll learn that as per our needs. Okay. So definition of supervised learning. Now supervised learning is when model is getting trained on a labeled data set. What is a labeled data set? Let's say you are given some values like 4, 6, 8 and some categorical values like Ram, Harish and Sham. Okay. Now you have got these values. So what a labeled data set is that it gives you more additional information. It shows that this Ram, Harish and Sham are the name of, let's say, employees, and some certain values like 7, 8, 9 are their height. Okay. So we are having information about the values in data set. Okay. Now we can call this data set as a labeled data set. जो भी डेटा सेट आपको दिया गया है, अगर आपके पास उसकी पूरी जानकारी है कि उसके कॉलम का नाम क्या है, उसके रोज का नाम क्या है, तब हम जाके बोलते हैं कि ओके, जो डेटा सेट दिया गया है वो लेबल डेटा सेट है। अगर मैंने आपको कोई बहुत बड़ा डेटा सेट दे दिया जिसमें रैंडम वैल्यूज है लाइक 100, 200, फिर 150, 36, फिर एक और कॉलम में उसमें वैल्यूज है लाइक 5, 6, 7, 9, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो है क्या? और जब पता नहीं चलेगा तो आप प्रोसीड कैसे करोगे? ठीक है। तो जब आपको वैल्यू सब पता रहती है तब हम उसको टर्म देते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, क्योंकि वो लेबल्ड डेटा सेट पे होता है। लेबल्ड डेटा सेट इज वन विच हैज बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। दिस इज अनदर स्पेशलिटी। ओके, जब भी आप लेबल डेटा सेट लोगे आपको इनपुट पता रहेगा, आउटपुट पता रहेगा, आप अपने मशीन को उस पर ट्रेन करवाओगे और फिर आप उसको न्यू वैल्यू देगे दोगे सो दैट वो उसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर सके। लेकिन जो डेटा सेट आपके पास रहेगा उसमें आपके पास इनपुट भी रहेगा और आउटपुट भी रहेगा। जैसे लेट से आपको कोई सैलरी का डेटा सेट दिया है, ठीक है, कि नेम क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और सैलरी क्या है, ठीक है। तो आपको इनपुट अगर हम ले लेंगे कि नेम और एक्सपीरियंस, लेट्स से राम, उसका एक्सपीरियंस है 7 इयर्स, तो उसकी सैलरी है 40,000। लेट्स से श्याम, उसकी सैलरी है उसका जो एक्सपीरियंस है वो है 5 इयर्स, तो उसकी सैलरी है 35,000। तो ये जो डेटा सेट हुआ, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हुई, वो लेबल्ड डेटा सेट हुआ क्योंकि उसके पास आपको इनपुट भी पता है। यहाँ पे दो इनपुट है, एक तो है उसका नाम और सेकेंड वन जो है उसका एक्सपीरियंस, और आउटपुट एक है सैलरी। तो इस पे आप मशीन को ट्रेन करवाओगे, ठीक है, और उसके थ्रू आप प्रेडिक्ट करोगे कि ओके, अभी कोई रैंडम वैल्यूज मैंने आपको दी थी तो उसकी सैलरी क्या रहेगी एक्सपीरियंस के हिसाब से। So this is an example of supervised learning. Now, unsupervised learning is a type of machine learning algorithm used to draw inferences from data sets consisting of input data without labeled responses. So इससे हमको दो चीज़ें पता चलती है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास आउटपुट रहता है या नहीं रहता है, ये मैं आपको फिगर आउट करने दूंगा अभी इस सेंटेंस से। और सेकंड चीज़ जो हमको पता चली है वो है कि इसमें लेबल्ड नहीं रहता डेटा। जैसे जो वैल्यूज रहती है वो रैंडम रहती है, मतलब डिस्क्रीट रहती है, हमको उसको पता नहीं रहता कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली किस, मतलब कौन से सेक्शन को बिलोंग करती है या कौन से कॉलम को बिलोंग करती है। सच ए डेटा सेट इज कॉल्ड एज अनलेबल्ड डेटा सेट, एंड व्हेन यू परफॉर्म मशीन लर्निंग टास्क और मेक मॉडल ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट, you use unsupervised learning. Okay. Now the most common unsupervised learning method is cluster analysis, which is used for exploratory data analysis to find hidden patterns or groupings in data. The clusters are modeled using a measure of similarity which is defined upon metrics such as Euclidean or probabilistic distance.
अब ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट आ जाता है यहाँ। यूक्लिडियन डिस्टेंस या प्रोबेबिलिस्टिक जो डिस्टेंस है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाऊंगा। जो मैथ्स है वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। द मोस्ट कॉमन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड इज क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है, क्लस्टर एनालिसिस भी हम आगे जाके सीखेंगे। बहुत सारे एल्गोरिथम्स है क्लस्टरिंग में भी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा, के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, ये बहुत ही यूज जो है वो इंडस्ट्री में है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सुपरवाइज में 4 या 5 एल्गोरिदम है जिसके थ्रू 70% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। वैसे ही अनसुपरवाइज में भी 4 या 5 ऐसे एल्गोरिदम है जिससे मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो वन ऑफ देम इज दिस, के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। नाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो रियल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये मैं आपको थोड़ा कॉर्पोरेट के बारे में एक बताना चाहूँगा। आई होप यू हैव हर्ड द टर्म मेटा डेटा। ठीक है, जैसे आप कभी भी कोई फोटो या कुछ अपलोड करते हो ऑन एनी सोशल मीडिया साइट, तो आपका जो मेटा डेटा है वो भी जाता है। नाउ व्हाट इज मेटा डेटा? नाउ इन मेनी केसेस मेटा डेटा इज स्मॉल थिंग्स लाइक आपने जो कैमरा है, मतलब इमेज है, आई मीन वो कौन से फ़ोन से खींचा है, वो फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है, कौन सा वर्जन है उसमें, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और उसका डेट कब खींचा है। दिस आर सम ऑफ द मेटा डेटाज दैट आर कंटेन्ड इनसाइड अ फोटो। अब ऐसा जब डेटा रहता है, और मेटा डेटा का जो लॉस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी अपलोडिंग के टाइम पे या कहीं भी ट्रांजैक्शन के टाइम पे ये जो डेटा है वो बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है, मेटा डेटा। तो अगर आपको उस पे एनालिसिस करना है तो आप कैसे करोगे? और ये जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत बार ये डेटा लॉस हो जाता है, फिर उस पर डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। कितनी बार ये जो डेटा रहता है वो लेबल्ड भी नहीं रहता। तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उस पर डेटा एनालिसिस कैसे करोगे? क्योंकि डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डेटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एज वेल एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारा ऐसा डेटा है जो हम वॉलेंट्रीली फिल करते हैं। जैसे हम गूगल पे कभी साइन इन करते हैं तो हमारा नाम, एज, फिर हमारा जो जेंडर, फिर हम कहाँ काम करते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम फिल आउट करते हैं, और हम एग्री करते हैं प्राइवेसी टर्म्स को। तो ये सब जो डेटा जाता है वो सुपरवाइज्ड डेटा हो जाता है, लर्निंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये पूरा लेबल्ड रहता है। ठीक है, हमको पता रहता है, जो डेटा एनालिसिस करता है उसको पता रहता है कि ओके ये कौन सी कॉलम है, या ये कौन सा टाइप का डेटा है, ये नेम का डेटा है, ये जेंडर का डेटा है, एक्सेट्रा। तो सुपरवाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे सो दैट हम सीख पाए कि जॉब्स के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए हमको क्या चाहिए। ना सुपरवाइज लर्निंग को हम थोड़ा डीप में जाएंगे। सुपरवाइज लर्निंग में दो टाइप के एल्गोरिदम्स रहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। द फर्स्ट वन सीम्स टू बी क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड वन सीम्स टू बी रिग्रेशन। अब आइडेंटिफाई कौन सा है, कैसे करेंगे हम कि कौन सा क्या है और उनकी खासियत क्या है, वो भी हम सीखेंगे। Now samples belonging to two or more classes, and we want to learn from labeled data on how to predict the class of unlabeled data. Any example of classification problem will be the handwritten digit recognition example, in which the aim is to assign each input vector to one of the finite number of discrete categories. Another way to think of classification is as discrete as opposed to continuous form of supervised learning, where one has a limited number of categories for each of the n samples provided. One is to try label them with correct category or class. नाउ लेट्स से मैं आपको एक एबीसी बता रहा हूँ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में क्लासिफिकेशन का। लेट्स से मैंने आपको 4 फ्रूट्स दे दिए। ठीक है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, और मैंने उसकी आपकी बहुत सारी डिटेल्स दे दी। जैसे एप्पल के जो कलर कोड रहता है वो मैंने आपको दे दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल का कलर कोड दे दिया, ऑरेंजेस का दे दिया, डिफरेंट शेप्स का, साइज का, उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, उनकी ब्रेथ, उनका जो कलर है उनमें सीड है या नहीं, फिर उनकी स्किन है वो कैसी है, सब मैंने आपको डेटा दे दिया। और फिर मैंने आपको एक रैंडम डेटा दिया कि वो सीडलेस, कि एक फ्रूट के बारे में, अननोन फ्रूट। ठीक है, वो सीडलेस है कि नहीं मैंने आपको वो बताया, उनका लेंथ की वैल्यू दे दी, ब्रेथ की दे दी, विड्थ की दे दी। तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये कौन सा फ्रूट है, एप्पल, मैंगो, बनाना या ऑरेंज? तो ऐसे टाइम पे हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करते हैं, जैसे KNN।
के नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। हम ये एल्गोरिदम यूज करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, लेंथ ब्रेथ हाइट वेट, और उसका जो आउटपुट है हमारे पास कि ओके ये एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज, ऐसा बहुत सारा जो डेटा प्रोवाइड किया है उस पर हम ट्रेन करेंगे। और फिर हमको जो वैल्यूज दी है, ठीक है, और अननोन फ्रूट है, वो हम प्रेडिक्ट करेंगे हमारे जो ट्रेंड मॉडल है उस पे, और वो आइडेंटिफाई करेगा कि ओके ये एप्पल है, मैंगो है, बनाना है या ऑरेंज है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब रिग्रेशन, if the desired output consists of one or more continuous variables, then the task is called regression. The example of regression problem will be the prediction of yield in a chemical manufacturing process in which input consists of concentration of reactants, temperature and pressure. Now, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का फर्क क्या है, कैसे पहचाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिग्रेशन में जो आउटपुट वैल्यू रहेगा वो कंटिन्यूस वैल्यू रहेगा, जैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। और क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट वैल्यू रहेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कैटेगरिकल वैल्यू रहेगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट वैल्यू रहेगा। कैटेगरिकल वैल्यू को हम डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं और कंटिन्यूस वैल्यू को हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। अभी रिग्रेशन का एक एग्जांपल क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि सैलरी वाला, मैंने आपको नेम और उसकी एज प्रोवाइड कर दी है और आपको उसकी सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। आपको बहुत सारा डेटा दे दिया है प्रीवियस एम्प्लॉयज़ का, जिसमें उसकी नेम, उसका एक्सपीरियंस और उसकी कितनी सैलरी थी। तो हम एक रिग्रेशन मॉडल उस पर ट्रेन करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि ओके ये जो अननोन वैल्यू दी है, इनपुट डेटा दिया है, उसकी सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम एक नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप का एल्गोरिदम हुआ दैट इज सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, और इसमें ये एल्गोरिदम का जो टाइप है वो है रिग्रेशन। जब आउटपुट वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड जहाँ पे जो आउटपुट वैल्यू इज अ कैटेगरिकल वैल्यू और डिस्क्रीट वैल्यू, बेसिकली दैट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। नाउ वी विल मूव ऑन टू सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स। कितने एल्गोरिदम्स हैं? लीनियर एंड लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन आता है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आता है, के नियरेस्ट नेबर्स आता है, नेव बायस आता है, डिसीजन ट्री, एनसेम्बल मेथड्स, मल्टी क्लास एंड मल्टी लेवल एल्गोरिदम्स, आइसोटोनिक रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी कैलिब्रेशन एंड न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल दैट इज सुपरवाइज्ड। इतने सारे मॉडल्स आते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में, और ये इंपॉर्टेंट वंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सब अभी भी नहीं बता रहा, जो हमने साइकिट लर्न की जो ओरिजिनल वेबसाइट देखी थी वहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिलेगा कि कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं एंड कौन से नहीं। नाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, इसमें हम थोड़ा सा डीप जाते हैं, लेट्स से देखते क्या होता है। Unsupervised learning is a type of machine learning algorithm used to draw inferences from data sets consisting of input data with labeled without labeled responses। जिसे मैंने आपको समझाया था डेफिनेशन में, जहाँ पे जो रिस्पॉन्सेस है वो लेबल्ड नहीं रहते, उसको हम लोग बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड जस्ट अ सेकेंड, एंड हम थोड़ा अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, ठीक है। आप देखोगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने यहाँ पे भी कुछ मेंशन किए हैं, आप नीचे नीचे देखोगे हिडन मार्कोव मॉडल है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है, और यही मैंने यहाँ पे क्लियर पिक्चर फॉर्मेट में आपके लिए रखा है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, बिल्ड्स अ मल्टी लेवल हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स। इसमें बाइफरकेशंस नहीं है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ज़्यादा, इसलिए हम वापस से मैंने इस स्लाइड में आपके लिए डेफिनेशन रखा है सो दैट आप उसको देख सकें, और यहाँ पे एनलार्ज करके एग्जांपल्स भी रखे हैं। Gaussian mixtures models है, self-organizing maps, hidden Markov model. Unsupervised learning methods are used in bioinformatics for sequence analysis and genetic clustering, in data mining for sequence and pattern mining, in medical imaging for image segmentation, and in computer vision for object recognition। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक लास्ट लाइन में मेंशन किया है कि कंप्यूटर विजन फॉर ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। सो जैसे हमने स्टार्ट में जब मशीन लर्निंग हो रहा था, आई हैड गिवन यू अ डेफिनेशन कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन जो है या कंप्यूटर विजन है वो क्या रहता है। एंड ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत फास्टली इवॉल्व हो रही है। करंटली फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आप देखोगे हर एक फ़ोन में आ चुकी है अभी। ये एक बहुत ही इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ का जो स्कोप है वो भी हाई है, और अनसुपरवाइज लर्निंग बहुत यूज़ होता है यहाँ पे, बिकॉज जो डेटा आपको प्रोवाइड होता है वो लेबल्ड नहीं है। जो मेटा डेटा आता है जहाँ पे आपको एनालिसिस करना है वो लेबल नहीं है, या फिर आप रैंडम आप कोई फोटो ले रहे हो आपको आइडेंटिफाई करना है तो लेबल नहीं रहता, ठीक है। यू गेट न्यू थिंग्स एवरी डे, न्यू वैल्यूज एवरी डे, एंड यू विल हैव टू ट्रेन योर मॉडल ऑन दैट, ठीक है। So this is it for now. Let's hope you have understood
supervised learning as well as unsupervised learning. We'll be seeing you soon.